भारत के कॉरपोरेट जगत के सबसे बड़े और चर्चित औद्योगिक घरानों में से एक वेदांता ग्रुप एक बार फिर देश की सबसे शक्तिशाली केंद्रीय जांच एजेंसियों में से एक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रडार पर आ गया है। इस बार मामला विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के कथित उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। इसके तहत ईडी ने अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले इस विशाल मेटल और माइनिंग एम्पायर के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस अचानक हुई कार्रवाई ने न केवल शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया है, बल्कि दलाल स्ट्रीट पर मौजूद लाखों निवेशकों के बीच भी एक बार फिर से इस दिग्गज कंपनी की वित्तीय साख और भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वेदांता ग्रुप के लिए ये कोई पहली कानूनी या रेगुलेटरी चुनौती नहीं है। इसका इतिहास विवादों, भारी कर्ज के संकट, पर्यावरण संबंधी मुकदमों और वैश्विक स्तर पर जांच एजेंसियों के साथ खींचतान से भरा रहा है। ये नई कंट्रोवर्सी ऐसे समय में सामने आई है जब कंपनी बड़े पैमाने पर अपने ऐतिहासिक डिमर्जर के दौर से गुजर रही है, जहां वो खुद को 5 अलग-अलग लिस्टेड संस्थाओं में विभाजित करने की प्रक्रिया में है। ईडी की ये ताजा जांच विदेशी मुद्रा के संदिग्ध लेन-देन, विदेशों में अवैध रूप से धन हस्तांतरित करने या नियमों को ताक पर रखकर किए गए विदेशी निवेश से जुड़ी बताई जा रही है, जिसने सीधे तौर पर कंपनी के प्रमोटर्स की कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में ला दिया है। अगर हम वेदांता ग्रुप के विवादों के लंबे इतिहास पर नजर डालें, तो इस समूह का टकराव देश विदेश की अदालतों और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों से काफी पुराना है। साल 2004 के दौर में भी जब ये ग्रुप लंदन स्टॉक एक्सचेंज में खुद को इस्टेब्लिश कर रहा था, तब भी इसके खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा और फेमा के तहत गंभीर जांच चल रही थी, जिसमें इस ग्रुप की कुछ सहयोगी कंपनियों पर विदेशी मुद्रा के अवैध ट्रांसफर के गंभीर आरोप लगे थे। और तब भी प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोकने की कार्रवाई की थी। भारत में वेदांता का नाम सबसे बड़े विवादों में तब उछला जब तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्टरलाइट कॉपर प्लांट के खिलाफ स्थानीय लोगों और एनवायरमेंटलिस्ट ने हिंसक आंदोलन छेड़ दिया था। इस कॉपर प्लांट से होने वाले वायु और जल प्रदूषण के खिलाफ 2018 में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान स्थिति इतनी हिंसक हो गई थी कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी। इस भीषण त्रासदी के बाद तमिलनाडु सरकार ने इस विशाल प्लांट को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दे दिया, जिससे वेदांता को न केवल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि उसकी इमेज को भी गहरा धक्का लगा। इसके अलावा ओडिशा के नियमगिरी हिल्स में बॉक्साइट माइनिंग को लेकर भी वेदांता को लोकल डोंगरिया कौंद ट्राइबल्स और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। इसके कारण सरकार को वहां भी माइनिंग की मंजूरी रद्द करनी पड़ी थी। विवादों की ये फहरिस्त सिर्फ पर्यावरण और स्थानीय आंदोलनों तक सीमित नहीं है, बल्कि वित्तीय मोर्चे पर भी वेदांता और अनिल अग्रवाल हमेशा से ही रेटिंग एजेंसीज और ग्लोबल एनालिस्ट की पैनी नजरों में रहे हैं। इस कंपनी पर लंदन में इसकी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज के जरिए अरबों डॉलर का कर्ज है, जिसे चुकाने और रिफाइनेंस करने के लिए कंपनी को लगातार भारी मशक्कत करनी पड़ी है। मूडीज और एस&पी जैसी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज ने कई बार वेदांता रिसोर्सेज की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया, जिससे ग्लोबल मार्केट में वेदांता के लिए नया कर्ज लेना बेहद महंगा और चुनौतीपूर्ण हो गया। वेदांता ग्रुप का एक और बेहद महत्वाकांक्षी लेकिन विवादित चैप्टर इसका सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन बिजनेस में कदम रखना था। अनिल अग्रवाल ने ताइवान की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर $19 बिलियन के मेगा ज्वाइंट वेंचर का ऐलान किया था। गुजरात में लगने वाले इस प्लांट को लेकर देश में भारी उत्साह था, लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही विवादों और अनिश्चितताओं के भंवर में फंस गया। इसके ताइवानी पार्टनर फॉक्सकॉन को लगने लगा कि वेदांता की आर्थिक स्थिति इतनी बड़ी पूंजी लगाने के अनुकूल नहीं है, और 1 साल से ज्यादा की खींचतान के बाद फॉक्सकॉन ने इस जेवी से पूरी तरह बाहर निकलने का चौंकाने वाला फैसला ले लिया। इससे अनिल अग्रवाल के सेमीकंडक्टर ड्रीम को बहुत बड़ा झटका लगा और भारत की चिप मेकिंग एम्बिशंस को भी
नुकसान हुआ। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स के खटाई में पड़ने और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज के दबाव के बीच वेदांता समूह को अपने भारी भरकम कर्ज को चुकाने और उसे रिफाइनेंस करने के लिए अपनी होल्डिंग कंपनीज के जरिए शेयर्स को गिरवी रखने तक का सहारा लेना पड़ा। इसकी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज ने अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म देनदारियों को मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल बैंक्स और ग्लोबल लेंडर्स के पास इंडियन लिस्टेड कंपनी वेदांता लिमिटेड की बड़ी प्रमोटर हिस्सेदारी को बार बार गिरवी रखा, जिससे शेयर बाजार में इन्वेस्टर्स के बीच हमेशा एक अनिश्चितता और डर का माहौल बना रहा। निवेशकों के बीच ये धारणा मजबूत होती गई कि भारतीय कंपनी वेदांता लिमिटेड एक ऐसी कैश काऊ बन चुकी है जिसके मुनाफे और नकदी का उपयोग कंपनी की विस्तार के बजाय लंदन में बैठी पेरेंट कंपनी के कर्ज के गड्ढे को भरने के लिए ज्यादा लाभांश देकर किया जा रहा है। अब इस नए संकट की टाइमिंग वेदांता के लिए काफी बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि वेदांता एल्यूमिनियम, पावर, एनर्जी, आयरन एंड स्टील जैसे अपने मुख्य व्यापार को अलग अलग कंपनियों में बांटकर शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग करने का दावा कर रहा है। ऐसे संवेदनशील मोड़ पर जब प्रमोटर अनिल अग्रवाल इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं और हाल ही में कुछ घरेलू रेटिंग एजेंसी से उनकी कंपनियों को अच्छी क्रेडिट रेटिंग भी मिली है, ईडी की ये जांच उनके रास्ते में एक बड़ा रोड़ा बन सकती है। भारत में फेमा के तहत होने वाली इंक्वायरीज अक्सर काफी लंबी और पेचीदा होती हैं, जिसमें अगर विदेशी संपत्तियों या हवाला नेटवर्क के जरिए पैसे के हेरफेर के सबूत मिलते हैं तो मामला मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आपराधिक जांच में बदल जाता है। बाजार के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कार्रवाई का सीधा असर वेदांता के शेयर्स पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉरपोरेट गवर्नेंस और कानूनी पचड़ों में फंसी कंपनीज से विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई और घरेलू म्यूचुअल फंड्स दूरी बनाना बेहतर समझते हैं। हालांकि वेदांता समूह ने हमेशा की तरह इस बार भी अपने रिएक्शन में सभी कानूनों का पूरी तरह पालन करने और जांच में सहयोग करने की बात कही है, लेकिन निवेशकों के मन में बैठा डर इतनी आसानी से दूर होने वाला नहीं लगता। आने वाले दिनों में ये देखना काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण भी होगा कि ईडी की इस फेमा इंक्वायरी की आंच कहां तक पहुंचती है। अगर जांच एजेंसी को विदेशी मुद्रा के लेन देन या विदेशी होल्डिंग कंपनीज को दी जाने वाली रॉयल्टी के भुगतान में कोई बड़ा और ठोस सुराग हाथ लगता है तो यह अनिल अग्रवाल के पूरे कॉरपोरेट ढांचे को हिलाकर रख देगा, विशेषकर उनकी उन विदेशी शेल कंपनीज और होल्डिंग फर्म्स को जो ब्रिटेन और दूसरे टैक्स हेवन कंट्रीज से चल रही हैं। निवेशकों को अब केवल कंपनी के वित्तीय नतीजों और डिविडेंड के वायदों पर नहीं, बल्कि अदालतों और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के गलियारों से आने वाली खबरों पर भी अपनी नजरें टिकाए रखनी होगी, क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ कर्ज चुकाने की नहीं बल्कि कॉरपोरेट एम्पायर की साख और प्रमोटर्स की स्वतंत्रता को बचाए रखने की है। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.